तो आज का टॉपिक हम लोग लिखेंगे बोली गई बातों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना, लिख कर व्यक्त करना। आप लोग टॉपिक बना लिए, बोली गई बातों को लिख कर व्यक्त करना या लेखन के माध्यम से। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब शिक्षकों के द्वारा आप लोग बोलेंगे कम, सुनेंगे अधिक, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता रहता है। बोली गई बातों को जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो हमारे द्वारा जो बोला जाता है और पढ़ाया जाता है उसे आप जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हुए यह कहते हैं कि आप इस विषय वस्तु को लिखो। तो आपके बोलने की जो स्पीड होती है, बोलने की जो गति होती है, वह लिखने की गति से कुछ अधिक होती है, यानी बहुत भी अधिक हो सकती है। क्योंकि जब किसी को बोलते हुए लिखने के लिए कहना पड़ता है तो उसमें आप यह चीज़ समझ लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि हम जिस तथ्य को, जिस बात को बोल रहे हैं उसको लिखना साधारण काम नहीं है। क्योंकि स्पीड में जो बोला जाता है उसको हम स्पीड में लिख नहीं सकते। उसके लिए एक शब्द का तंत्र, शब्द का तंतु बना रहता है। हम कोर्स S8 में यह पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से कि जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो किसी भी तथ्य को या तो आप उसको पहले बोल करके, पहले भाषण के द्वारा, लेक्चर के द्वारा पढ़ाकर उसे समझाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको लिखाने के लिए भी, लिखने के लिए भी कहते हैं। यस सर कहते रहिएगा। तो जब इसकी स्थिति होती है तो आप जिस पाठ्य वस्तु को, जिस विषय को आप पढ़ाते हो तो उसमें बच्चे आपके द्वारा कहे गए बातों को अपने गुणानुवाद द्वारा लिखते हैं और समझाते हैं। जब लिखते और समझाते हैं तो आप उस तथ्य की जानकारी उन बच्चों को देकर उन बच्चों को कहते हैं कि आप इसे अपने शब्दों में लिखो। कभी कभी प्रश्न भी कहा जाता है कि निम्नलिखित बातों को अपने शब्दों में व्याख्या करें। अपने शब्दों में व्याख्या करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जिस बात को पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस पढ़े हुए बातों को, पढ़े हुए तथ्यों को वह खुद समझते हुए अपने द्वारा वाक्य बनाकर अपने शब्दों में उसे लिखित रूप में व्यक्त करता है। किसी भी तथ्य को जब हम बोलते हैं तो हमारी बोली गई बातों को, बोली गई विषय वस्तु को बच्चे आसानी से समझ लेते हैं और उन टॉपिक को, उन तथ्यों को, उन प्रकरणों को जब बच्चों को लिखना पड़ता है तो वे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने द्वारा लिखने के जो उनके प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वे अपनाते हैं। किसी भी तथ्य को लिखने के लिए हम कहते हैं कि इसे इतने शब्द में लिखो। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी विषय वस्तु जिसे लिखना होता है, जिसे समझाना होता है, उसे आप आसानी पूर्वक लिखकर समझा सकते हैं। लेकिन कभी कभी यह होता है कि जिन तथ्य को, जिस विषय वस्तु को आप समझा रहे हैं उस विषय वस्तु को बच्चे ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं और उसे लिखने में कठिनाई होती है। इसका सीधा मतलब हम लोग समझते हैं कि जब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है तो उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं वह अच्छी ढंग से देते हैं, अच्छे ढंग से उसको समझाते हैं। जबकि जो बच्चे पढ़े हुए नहीं होते हैं
वह अच्छे ढंग से नहीं समझा सकते। इस बात को भी हम समझते हैं और समझाते हैं कि जिस बात को, जिस भाव को हम उचित और उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं के द्वारा परिकल्पनाओं का अध्ययन कराते हैं और समायोजित कार्य का व्यवहार करते हैं, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि उसकी बात, उसके व्यवहार को हम उस स्तर पर पहुंचाकर और उसे हम समझने और बताने के लिए हम उसको लिखने के लिए कहते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेखन प्रक्रिया जो है वह किसी भी बात को अधिक समय तक याद करने के लिए एक बहुत अच्छा ढंग है जिसे अपनाना चाहिए। विशेषकर शिक्षार्थियों को जिस विषय वस्तु को उन्हें परीक्षा में लिखना है या उसे कहीं हम प्रसारित करना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में प्रयोग करना बहुत सुलभ और सबसे अच्छा प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। यहाँ यह बात हम समझते हुए खुद को गौरवान्वित करते हैं कि जिन तथ्य को, जिन विषय वस्तु को एक बार अगर हम समझ लें तो उसे लिखित रूप में प्रयोग करने में हमें कठिनाई नहीं होती, और जिस विषय वस्तु को, जिस बात को हम नहीं समझते हैं उसे व्यक्त करने में हमें अत्यंत कठिनाई होती है, जिसका सीधा सीधा कारण यह होता है कि हम उन बातों को, उन तथ्यों को ठीक ढंग से नहीं लिख पाते जिसे हम लिखना चाहते हैं। इसका मूल परिणाम यह होता है कि हम उस बात की परिकल्पना एवं संकल्पना को हम अधर में ही छोड़ देते हैं। जब लिखित प्रक्रिया का प्रावधान प्रारंभ से हम शुरू करते हैं, बताते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, समझाया जाता है कि जिन तथ्यों को, जिन बातों को, जिन प्रेरक क्षमताओं का विकास करना है, इस प्रेरक क्षमताओं के बारे में बताना है, उसे लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए जब बच्चे आतुर होते हैं, बच्चों को तैयार कराया जाता है, तो बच्चे उसे अपने अपने गुणबोधन के द्वारा लिखकर उसे पाठ्य पुस्तक का माध्यम बनाते हैं और उसे समझने में कठिनाई नहीं होती। लेखन क्षमता को दूसरे अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस बातों को हमने पढ़ा है, यस यस सर, यस बोलते रहिएगा, तो उसमें होता क्या है कि जिस बातों को आपने पढ़ा है उस बातों को आप अगर लिखित रूप में अपने कॉपी में सहेज कर रखते हैं तो आपको उस तथ्य, उस प्रकरण के बारे में जब भी जानना होता है, जब भी समझना होता है, तो आप एक बार उसको उलट कर देख लेते हैं, आपको पूर्णतः सभी याद आ जाते हैं जो आपने पहले पढ़ा है। उसी प्रकार बालकों में भी यह ज्ञान परिलक्षित होता है कि जिन तथ्य को, जिन बात को उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने समझा है, उस तथ्य और उस बात को उन्हें पढ़ने और समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और आसानी से उन तथ्यों को, उन बातों को पढ़कर समझ लेते हैं और समझा देते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, यह भी समझाना चाहेंगे कि जिन बातों की प्रक्रिया, जिन विषयों की प्रक्रिया या जिन उदाहरणों को
स्पष्ट करना होता है तो उसे आप मौखिक तो करते ही हैं, लेकिन उन बोली गई बात को व्यक्त अगर लिखित रूप में करते हैं तो वह एक प्रकार से जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। हार्ड कॉपी का सीधा अर्थ यह भी होता है कि हम जिसे लिखित रूप में रखते हैं वह अधिक दिनों तक उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि इन बातों को, इन तथ्यों को, इन विचारों को, इन प्रकरणों को हमने इस प्रकार लिखकर समझा था और समझाया था। जब बच्चों में यह परिकल्पना, यह बात अपने मन मस्तिष्क में घर कर जाती है तो वे बच्चे किसी भी चीज़ को सीखने में अधिक समय नहीं लगाते हैं और वे जिस बात को सुनते हैं, जिस बात को बोलते हैं, जिस बात को पढ़ते हैं, उसे लिखित रूप में भी प्रयोग कर उस तथ्य को, उस बात को वह बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। आप यह भी समझ लें कि जिन बात को हमने पढ़ाया है, हो सकता है उस बात से, उस तथ्य से मिलता जुलता कोई सामग्री अगर बच्चों को प्राप्त हो तो बच्चे उन बातों को, उन तथ्यों को, उन विधाओं को भी वे समझकर और फिर से लिख देते हैं। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में हम किसी भी शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वह शब्द कभी कभी पर्यायवाची होता है या बहुअर्थी भी हो सकता है। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं और अनेक शब्द के एक ही अर्थ होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने जाना है और समझा है। हम हिंदी में ही आपको उदाहरण देंगे। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, राकेश का भी मतलब होता है चंद्रमा, उसके बाद रतीश का मतलब भी चंद्रमा होता है। हम उसी प्रकार से जब दूसरे शब्द को देखते हैं तो हम कभी कभी हीन लिखते हैं तो हीन का मतलब क्या होता है? हीन का मतलब होता है अपने आप को कमज़ोर समझना। और दीन, कभी कभी दीन और हीन का प्रयोग करते हैं तो दीन का मतलब होता है गरीब और हीन का मतलब कमज़ोर। तो गरीब और कमज़ोर, तो कभी कभी किसी भी शब्द के साथ दूसरे शब्द का प्रयोग होता है उसको लगाने के लिए। जैसे आर पार शब्द होता है, आर और पार, इसका मतलब है कि इस पार और उस पार, यानी शुरू और अंत। तो इसी शब्दों को जब प्रयोग में लाते हैं तो कभी कभी हम उन शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। तब लिखित रूप में जब प्रयोग करेंगे तो हम उसको खूब अच्छी तरह समझ जाते हैं। किसी भी शब्दों का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। जब संधि विच्छेद करते हैं तो छोटा सा शब्द है विद्यालय, विद्या जोड़ालय, यानी विद्या का घर, जहाँ पर विद्या प्राप्त होती है, जहाँ से विद्या का प्रचार प्रसार होता है, उसी को विद्यालय कहते हैं। तो उसको तोड़ कर भी समझा जाता है। कभी कभी हम आप यह समझ रहे हैं कि हम जो बोलते हैं उसमें उसका बहुअर्थी होता है। हम जिस बात को कहते हैं उस बात को उसके अर्थ के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से चर्चा करने जाने के लिए तो समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए हम एक एक शब्द को जब अर्थ के रूप में, वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका नजर
तो यह हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, इसको बता देते हैं कि यह क्या हो रहा है। आप इस बात को भली भांति जानते और समझते हैं कि जब आप किसी बात को बोलते हैं और उसी बात को आपको लिखित रूप में कहना होता है तो कुछ न कुछ उसका पैटर्न बदल जाता है। यानी जो गुरु जी लिखा रहे हैं उस समय आप लिख रहे हो तो आप हूबहू लिखोगे, लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि आप जो भाषण दिए हैं या आप जिस तथ्य पर बोले हैं उसी तथ्य को आप लिखित रूप में दो, तो आपके बोले गए जो शब्द होंगे, वाक्य होंगे, उस वाक्य में कुछ इधर उधर हो जाएगा। आप जो पहले बोले हैं वो हो सकता है बाद में लिखेंगे, बाद में बोले हैं उसको पहले लिखेंगे, या कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप बोले हैं उससे अधिक लिखेंगे, या कभी ऐसा भी होगा कि आप जिस बात को नहीं बोले हैं उसको भी लिख देंगे। इसका मतलब सीधा है कि बोली गई बातों को व्यक्त करने के लिए लेखन पद्धति अपनाई जाती है। यह सही है कि जिस तथ्य को आप मौखिक रूप में उपयोग करते हैं उसको अगर लिखित रूप में भी उपयोग किया जाए तो वह भाषा अत्यंत प्रखर होगी, उस बात को अत्यंत जगह मिलेगा और उसको याद भी अधिक समय तक रख पाएंगे। हम अपने बच्चों को जब पढ़ाने जाएंगे या पढ़ाने जाते हैं तो उसमें बच्चों को कहते हैं कि तुम 10 वाक्य लिखो, किसी भी विषय वस्तु पर 10 वाक्य। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी पर 10 वाक्य लिखो। सभी बच्चे जो पढ़े हैं, या उसको पहले हमको समझाना भी पड़ता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। हमारे देश के सबसे प्रमुख स्थिति में वे अपने देश को स्वाधीनता दिलाई, वे अहिंसा के भक्त थे। हम उसको बता दिए। अब बच्चे भी याद है कि बच्चों को जब लिखना पड़ेगा, बच्चों को जब महात्मा गांधी के बारे में अगर 10 वाक्य लिखना होगा तो वे भी अपने हिसाब से लिखेंगे। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो यह स्पष्ट है कि आप जिसको आप पढ़ा रहे हो उसको आप लिखित रूप में बच्चों को कहोगे तो आपकी बातों को वो लिखेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा उस बात को पहले लाइन में लिखो, कोई अंतिम में लिखे, लेकिन उस बात को जरूर लिखेगा, उस बात को वह जरूर समझाएगा। तो यह तो एक बात हुआ। दूसरी बात यह हुआ कि जिस बात को बच्चों ने पढ़ा है, जिस बात को बच्चों ने सीखा है, जिस बात को बच्चों ने याद किया है, उसको भी अगर उसको लिखित रूप में कहेंगे तो वो अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। सभी बच्चे एक ढंग से नहीं लिखेंगे, कुछ न कुछ उसमें अंतर होगा, लेकिन विभिन्न अंतर में, विभिन्न प्रक्रियाओं में उस तथ्य की पुष्टि उसी रूप में होगी जिस रूप में उसे होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने अत्यंत सुलभ रूप से, सुगम रूप से बोली गई बातों को लेखन प्रयोग द्वारा व्यक्त करना, इसके बारे में पढ़ा और समझा। अब इस बातों को आप लोग भी समझ ले और जान लें कि जिस बातों को आपने सुना है, जिस बातों को आपने पढ़ा है, उस बातों को लिखित रूप में अगर व्यवहार में लाएंगे तो वह बात, वह तथ्य अत्यंत पुष्ट होगी और उसे आपको समझने में देरी नहीं होगी। इसलिए किंचित मात्र भी विचार न कर उस बातों को, उन तथ्यों को, उन प्रकरणों को पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश करें और लिखित रूप में उसका अवबोधन करें और अवबोधन कर बार बार उसका प्रयोग कर उससे लाभ उठाएं। मैं आप लोगों को यह और भी स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा
कि इस तथ्य से आपको अत्यंत लाभ होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके बाद और भी कुछ पूछना चाहते हैं इस तथ्य पर, इस विषय पर पूछ सकते हैं।